हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम इंस्टॉल करना सीखेंगे ई ग्रंथालय के 3.0 वर्जन को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ई ग्रंथालय की जो सेटअप फाइल्स हैं उनको डाउनलोड करना है, उनको अपने कंप्यूटर में लेके आना है। तो उसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले या तो आप एनआईसी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पे आप ई ग्रंथालय सर्च कीजिए गूगल पे। ई ग्रंथालय 3.0 एंड जो फर्स्ट लिंक ओपन होती है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सभी डाउनलोड वाली फाइल्स मिल जाएंगी, लाइक एसक्यूएल सर्वर 2005 भी है, ठीक है। ये 32 बिट प्रोसेसर के लिए भी है, 64 बिट प्रोसेसर के लिए भी है। क्रिस्टल रिपोर्ट भी है 64 बिट प्रोसेसर के लिए, ठीक है। EG3 लैन क्लाइंट प्रोग्राम भी है, जो इसका रिवीजन है दैट इज 32, ठीक है। तो आप इन सारी फाइल्स को यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, डॉटनेट फ्रेमवर्क 2.2 वो आपके कंप्यूटर में ऑन होना चाहिए। अब डॉटनेट फ्रेमवर्क को ऑन कैसे करते हैं, चलिए सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको अपने कंट्रोल पैनल में जाना है, ठीक है। आप चाहो तो सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल पैनल। यहाँ से कंट्रोल पैनल में आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे प्रोग्राम्स के नीचे एक अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम वाले लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आपको कोई प्रोग्राम अनइंस्टॉल नहीं करना है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे डॉटनेट फ्रेमवर्क 3.5 विच इंक्लूड्स डॉटनेट 2.0 एंड 3.2। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे कंप्यूटर में तो ऑफ है, तो मैं इसको ऑन कर लूँगा। जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ऑन ओके। इसके बाद ये डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, तो लेट विंडोज़ अपडेट डाउनलोड द फाइल्स फॉर यू, फर्स्ट वाले पे जस्ट क्लिक। तो आपका पीसी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, या फिर सिंपल है कि आप ये जो फाइल्स हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क 2.0 फॉर 64 बिट पीसी, आप इसको डाउनलोड करके डायरेक्टली कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए, अगर आपका पीसी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो, ठीक है। चलिए जब तक ये इंस्टॉल होता है बैकग्राउंड में हम इन फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज मैंने भी एक लिंक बना कर रखा हुआ है, आप उस लिंक पे जाइए, वहाँ से आप उन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्यूआर कोड मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप उस क्यूआर कोड की हेल्प से उस लिंक पर डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक। ये पूरा फोल्डर है, इस पूरे फोल्डर को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें सब फाइल्स मिलेंगी आपको, ठीक। इसमें बारकोड फॉन्ट्स भी हैं जो कि ई ग्रंथालय में हमें बारकोड निकालने के लिए चाहिए। इसमें डाटाबेस फाइल भी है जो एक ब्लैंक डाटाबेस हमारा होता है, ठीक है। और इसमें EG3 का लैन क्लाइंट प्रोग्राम भी है जिसको हम फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसपे हम एक्चुअली में कुछ वर्क करते हैं, ठीक है। और EG3 का ओपेक भी है, ये इस फोल्डर में आपको सारे मैनुअल्स मिल जाएंगे, ठीक है। SQL सर्वर 2005 भी है, ये 64 बिट पीसी के लिए है। 32 बिट पीसी का अगर आपको नीड है, अगर आपका पीसी 32 बिट है, देन आपको यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हियर इट इज 10th नंबर पे दिया हुआ है SQL सर्वर 2005 एक्सप्रेस एडिशन 32 बिट प्रोसेसर के लिए। अब आपको ये जानना है कि आपका पीसी है वो कितने बिट का है, ठीक है। सिंपली दिस पीसी पे आप लोग चाहिए, जो ओल्ड कंप्यूटर्स हैं, ओल्ड सिस्टम है, तो उनमें आप माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जा सकते हैं। जो न्यू है उनमें आप ये कर सकते हैं कि फाइल एक्सप्लोरर पे आप जाइए, यहाँ से लेफ्ट पेन में दिस पीसी पे आपको क्लिक करना है बस, ठीक है। जब ये वाला विंडोज आ जाए, ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाए, तो जस्ट राइट क्लिक हियर एंड क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस शो हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितने बिट का है। देखो सिस्टम टाइप में
सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एंड 64 बेस्ड प्रोसेसर। ठीक, तो यहाँ से आप लोग अपने सिस्टम की जानकारी है वो पता कर सकते हैं, और उसी एसक्यूएल सर्वर को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक, चलिए जब तक ये बैकग्राउंड में डाउनलोड हो रहा है, और हमारा यहाँ पे भी फाइल्स आई होप डाउनलोड हो रही हैं। ठीक है, ये अराउंड 572 MB की फाइल्स हैं, सभी फाइल्स हैं, आपको सभी फाइल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट आप सब कुछ अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्या पता किस फाइल की जरूरत आपको कब पड़ जाए। हम इस वीडियो में पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस को समझेंगे, कैसे इंस्टॉल करना है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो। ठीक है, विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज 10 या विंडोज 11। ठीक, मैं भी विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं विंडोज 11 पर ही आपको इंस्टॉल करके इसको बताऊंगा। ओके, सो नाउ ये पूरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, और ये जिप फाइल में डाउनलोड हुई है, तो सबसे पहले हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आप फाइल मैनेजर में जहाँ पे ये फाइल डाउनलोड हुई है वहाँ पे जाइए, और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, और WinRAR या 7-zip या जो भी एक्सट्रैक्टर आप यूज करते हैं, आप उसकी हेल्प से इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए पहले। ठीक, तो सारी फाइल्स आपके एक फोल्डर में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए जब तक मैं इसको भी चेक कर लूँ, ये भी डाउनलोड हो चुका है .NET, एंड ये डायरेक्टली इंस्टॉल हो रहा है अभी। ठीक, तो अब हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें फाइल मैनेजर से ही काम चल जाएगा। तो ये यू कैन सी EG3 नाम का फोल्डर, और इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप .NET को कंप्लीट होने दीजिए, क्योंकि जब तक .NET कंप्लीट नहीं होगा, ये आपका जो SQL सर्वर है वो भी इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल होने देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कैसे SQL सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, चलिए जस्ट ये थोड़ा सा टाइम तो लेगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल मेथड था वो, कि आप वेब ब्राउजर से ही उस .NET वाली फाइल को आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते, तो शायद थोड़ा जल्दी हो जाता वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज कंप्लीटेड द रिक्वेस्टेड चेंजेस, सो .NET हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग SQL सर्वर 2005 सबसे पहले, तो इसके अंदर ये फोल्डर है, तो इस फोल्डर पे ठीक है राइट क्लिक करके या डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, और इसको इंस्टॉल करना है। अब कुछ भी ऐसा अगर पॉपअप आपके सामने आता है कि प्रोग्राम कंपेटिबिलिटी असिस्टेंट, दिस ऐप में नॉट वर्क करेक्टली, ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देना है सिंपली, और ये हमारा बैकग्राउंड में ऑलरेडी इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब ये बना था ई ग्रंथालय, तो ये किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करके बनाया गया था, और अभी इसके जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि जो ई ग्रंथालय 4 है वो इसका लेटेस्ट एडिशन है, और वो क्लाउड बेस्ड है। उसका जो सर्वर है वो NIC होस्ट करता है। ठीक है, और हम उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो केवल गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उन्हीं के लिए है। उसका डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको किस तरीके से आपको एक्सेस करना है, यूज करना है, सब्सक्राइब करना है, ये सारी चीज़ें हम किसी और भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको यूज कर देते हैं, फिर से वही पॉपअप है, इसको क्लोज करना है। ठीक है, तो एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट को टिक करके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब दो चीज़ें ये इंस्टॉल करता है, एक तो SQL का जो नेटिव क्लाइंट फाइल है, दूसरा SQL सर्वर 2005 सेटअप सपोर्ट फाइल्स है। ठीक है, तो जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है आपको। ठीक, ये सक्सेसफुली दोनों फाइल हमारे इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए आप। ओके, डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करते रहिए। ये देखो टोटल 15 फाइल होते हैं, इसमें से 13 हमारी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गई हैं, बाकी 2
फाइल्स में प्रॉब्लम है, ASP.NET वर्जन का कुछ है, और एक ये है IIS फीचर रिक्वायरमेंट। तो कोई बात नहीं है, हम इसको फिर भी यूज कर सकते हैं। ठीक, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे जस्ट आपको नेक्स्ट करना है। कंपनी में आप अपना जो स्कूल है उसका नाम पुट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, डाटाबेस सर्विसेज तो यहाँ पे सिंपली ऑन है, बट इस क्लाइंट कंपोनेंट्स हैं उन पे आप क्रॉस का साइन देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये सब कुछ इंस्टॉल करना है। तो आप सिंपली ये जो सबसे सेकंड है, आप उस पर क्लिक कीजिए, एंड इसमें से भी इंटायर फीचर विल बी इंस्टॉल्ड ऑन लोकल हार्ड ड्राइव, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि क्रॉस सभी से हट गया है, इनके जो ब्रांच्ड कंपोनेंट थे उनसे वो क्रॉस हट चुका है। ठीक, और इसके बाद सिंपली, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन आप पाथ भी देख लीजिए, क्योंकि ये आगे चल के काम आएगा। ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स x86 में इंस्टॉल हो रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारे बहुत काम आएगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ कहाँ काम आती है। जब आप बैकअप को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कई बार बैकअप इंस्टॉल करते टाइम ये ओनली प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर वहाँ पे सिलेक्ट रहता है, तो हमें उसको चेंज करके x86 क्यों करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि हमारा जो इंस्टॉलेशन पाथ है एसक्यूएल सर्वर का, वही प्रोग्राम फाइल्स x86 के अंडर है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें मिक्स्ड मोड को सिलेक्ट करना है और पासवर्ड एंटर करना है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पेसिफाई द SA सुपर एडमिनिस्ट्रेटर लॉग ऑन पासवर्ड बिलो। ठीक है, तो ऐसे हमारा यूजर नेम रहेगा जब भी हम लॉग इन करेंगे जो एसक्यूएल सर्वर में, तो SA है वो हमारा यूजर नेम रहेगा। और पासवर्ड आप कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर किया हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। मैं कोई भी पासवर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और ये जो सेकंड ऑप्शन है, ऐड यूजर टू द एसक्यूएल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर रोल, इस पे चेक कर देना है इसको। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। इनको आप छोड़ सकते हो, अगर आप एरर रिपोर्ट को माइक्रोसॉफ्ट को भेजना चाहते हो तो इसको टिक कर सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। ठीक है, अब डायरेक्टली इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ठीक, यहाँ पे आप पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसीजर देख सकते हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं। 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 फाइल्स हैं, और ये 6 फाइल ग्रीन टिक होना चाहिए। ठीक है, तभी ये सक्सेसफुली इंस्टॉल होगा। ठीक, ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, 2 से 5 मिनट का टाइम ये ले सकता है इंस्टॉलेशन में। ठीक है, उससे अगर सिस्टम स्लो है तो उससे भी ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, बट कोई बात नहीं, आपको वेट करना है। ठीक है, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सभी जितने भी सेटअप फाइल्स थे वो सारे ग्रीन टिक हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आप इसको जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं और फिनिश इट। ठीक, अब चलते हैं इसके सेटअप की तरफ। ठीक, कि हमें क्या क्या सेटअप करना है इसमें। ठीक है, तो कुछ फाइल मैं आपको और बताऊंगा जो आपको ई ग्रंथालय 3 यूज करते टाइम चाहिए, क्योंकि आप उसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है वो। ठीक है, क्योंकि नहीं तो बाद में बहुत सी एरर आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक फाइल है इसमें। ठीक, एक्सेस डाटाबेस इंजन, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक्सेस डाटाबेस इंजन का भी रिक्वायरमेंट होता है, हालांकि दिया तो नहीं है, बट ई ग्रंथालय जब आप यूज करते हो तो उसमें जब आप डेटा अपलोड करते हो तो उस समय कुछ एरर देखने को मिलता है। तो जब आप ये फाइल इंस्टॉल कर लोगे तो कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगी। ये जैसे कि आप कुछ एक्सेल फाइल है, ठीक है, तो एक्सेल फाइल का डेटा अपलोड करते टाइम शो नहीं होता। ठीक है, तो चलो मैं इसको अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, जब एरर आएगी तो हम उस पर डायरेक्टली वहीं पे बात करेंगे और वहीं इंस्टॉल करके हम उस एरर को रिजोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसके सेटअप की तरफ चलते हैं। तो प्रोग्राम फाइल्स में जब आप जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस है, आपको इसको ओपन करना है सबसे पहले तो। ठीक, तो ये आपने ओपन कर लिया है।
ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऑथेंटिकेशन मोड है, वो विंडोज ऑथेंटिकेशन है, तो इसको आपको एसक्यूएल सर्वर पे लेके आना है। लॉगिन मैंने आपको बताया था SA, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पुट करना है और जो भी पासवर्ड आपने वहां पे दिया था, ठीक है, तो वही पासवर्ड यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, ठीक। रिमेंबर पे क्लिक कर दीजिए कि कभी आप भूल जाओ कि क्या पासवर्ड बनाया था, इसको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ये कनेक्ट हो चुका है हमारा और सभी ऑप्शंस विजिबल हैं, ठीक। अब आप जो भी पासवर्ड बनाओगे तो उसको आपको ध्यान देना है कि पासवर्ड हमेशा आप सेम रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जैसे कि भूलने में हमको भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। सबसे पहले एक डाटाबेस क्रिएट करना है हमें, तो एक डाटाबेस पर क्लिक करना है। ये यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू डेटाबेस क्लिक करना है, ठीक है। न्यू डेटाबेस का आप नाम कुछ भी दे दीजिए, बट आपको याद रखना है कि डेटाबेस का नाम आपने क्या दिया है, तो आप सिंपली नेम दे दीजिए ग्रंथ3, ठीक है, ग्रंथ3, और इसको ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। ओके पे आप जैसे क्लिक करोगे यू कैन सी डेटाबेस जो है वो ग्रंथ3 हमारा बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अब ये डेटाबेस तो बन गया है। बैकअप, अब डेटाबेस में जो ब्लैंक हमारा बैकअप था, आप देख सकते हो कि जो फाइल आपने यहाँ पे डाउनलोड की हुई थी, दिस वन, आप इसमें अगर जाएंगे तो बैकअप फाइल ये, हाँ, डेटाबेस फोल्डर के अंदर, डेटाबेस फाइल नाम के फोल्डर के अंदर आपको, ठीक है, ग्रंथ3.bak बैकअप फाइल है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो इस फाइल को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक। तो चलो इसको हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं, बट उससे पहले आप लोगों को क्या काम करना है, ठीक है, आप लोकल डिस्क में जाइएगा, ठीक। लोकल डिस्क में जाने के बाद चलो इसको हिडन आइटम्स को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक फोल्डर प्रिपेयर करना है लाइब्रेरी नाम से। मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक फोल्डर बना चुका हूँ, ठीक है। ये जो लाइब्रेरी नाम से फोल्डर है, आपको ये फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाके को फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम आपको लाइब्रेरी देना है, ठीक। क्योंकि आप जो कुछ भी बैकअप वगैरह आप जो कुछ भी लोगे वो सब यहीं पे आएगा, ठीक है। चलो तो सिंपली ये जो डेटाबेस वाली फाइल है, मैं इसको यहां से कॉपी करके इस लाइब्रेरी वाले फोल्डर में पेस्ट कर देगा, मुझे भी आसानी होगी इनसे, ठीक है। मुझे पता है कि मेरा सारा कुछ जो डेटा है वो कहाँ पे है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। तो ग्रंथ3 बैक के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे टास्क पे आ जाना है। टास्क पे आने के बाद नीचे आप देख सकते हो रिस्टोर दिया हुआ है, तो रिस्टोर के ऊपर डेटाबेस, ठीक है। इस अब देखो ये आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे आपको आना है। सबसे पहले आपको टास्क पे, ठीक, फिर रिस्टोर पे, फिर डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है, जस्ट लेफ्ट क्लिक। यहाँ से आपको जो डेटाबेस है वो कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले डेटाबेस को लेके आना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे फ्रॉम डिवाइस, ठीक है, क्योंकि वो डेटाबेस जो है वो हमारे कंप्यूटर में है, तो फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो 3 डॉट आप देख रहे हो, यहाँ पे जाके उसको लोकेशन है वो उसकी ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये वाली जो विंडो है ये खुल जाएगी, स्पेसिफाई बैकअप, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड पे आपको क्लिक करना है और ये सारी फाइल खुल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो सी ड्राइव की सभी फाइल खुल गई। हमको सभी फाइल से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है हमारा लाइब्रेरी वाला फोल्डर। मैंने इसीलिए आपसे बोला था कि सी ड्राइव में एक लाइब्रेरी वाला फोल्डर आप बना लीजिए, ठीक है। तो लाइब्रेरी वाले फोल्डर में जो प्लस आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है और आप देख सकते हो कि आपकी ग्रंथ3.bak वाली जो फाइल है यहाँ पे है, वो सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो बैकअप लोकेशन में ये पूरा लोकेशन यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया है। अब यहाँ पे भी ओके पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो कि ये फाइल हमारे यहाँ पे आ गई है। रिस्टोर को चेक करना है, चेक करना मत भूलिएगा, रिस्टोर को चेक करना है, ठीक है। और बाकी कुछ तो यहाँ पे आपको सेकंड में ऑप्शन पे जाना है,
ठीक। अब ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देखो, मैंने आपसे बोला था कि जब एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो रहा था तो उसका इंस्टॉलेशन लोकेशन क्या था। ठीक है, इंस्टॉलेशन लोकेशन था प्रोग्राम सी, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल कौन सा वाला, x86। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ओनली प्रोग्राम फाइल्स ही आ रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले तो ओवरराइट करना है इसे। ठीक, तो ओवरराइट पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, चलो, और फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें चूज करके रखिएगा, रिस्टोर विथ रिकवरी। ठीक है, अब आप इसको ओके पे क्लिक करोगे तो आप, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एरर समझा देता हूँ। ओके पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, क्या, रिस्टोर फेल्ड फॉर सर्वर सिल्वर एसक्यूएल एक्सप्रेस। हाँ, यहाँ पे जो भी आपका पीसी का नाम होगा वो यहाँ पे लेके आएगा। ठीक, चलो, अब ये एरर को हम कैसे, आप देख सकते हो एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्टरी लुकअप फॉर द फाइल सी प्रोग्राम फाइल्स, ये ठीक है, फेल्ड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एरर 3, सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। सिस्टम उस पाथ को ढूंढ ही नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि उस पाथ पे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हमारा एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल है ही नहीं, तो ढूंढेगा कहां से वो से। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अब क्लिक करना है प्रोग्राम फाइल्स के बाद एक स्पेस देना है, ब्रैकेट देना है। ठीक है, स्मॉल x86 और ब्रैकेट को बंद करना है। अब देखो ये, और ये दोनों में करना है, लॉग फाइल भी और आपका जो एनआईसी लाइब्रेरी का बैकअप फाइल है उसमें भी सेम करना है। ठीक है, एक स्पेस, ब्रैकेट, स्मॉल x86 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये इतना आपने कर दिया। अब आप इसे ओके करके देख सकते हो सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया ये। ठीक है, अब इसमें सक्सेसफुली रिस्टोर हो चुका है। ठीक, चलिए, वेरी गुड। अब सिक्योरिटी में जाके हमें एक लॉगिन रोल भी तैयार करना है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप सिक्योरिटी को, जब आप प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लॉगिन्स आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक, न्यू लॉगिन। ठीक है, न्यू लॉगिन पे आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन नेम आप दे दीजिए, जो भी आपको देना है, एडमिन देना है, ई ग्रंथ दे देता हूँ मैं, सॉरी ग्रंथ 3, जो भी मैंने, क्योंकि मैं सेम रखना चाहता हूँ कि भूल ना जाए। ठीक है, आप भी सेम रखने की कोशिश कीजिएगा। और पासवर्ड जो है, जो भी आपने स्पेसिफाई पासवर्ड किया था, पासवर्ड हमेशा एक जैसे रखने की कोशिश कीजिएगा अगर आप भूल जाते हैं तो। अगर नहीं भूलते हैं, आप पासवर्ड आपको याद रहते हैं, कोई बात नहीं, आप डिफरेंट पासवर्ड भी यूज कर सकते हैं। चलिए, ठीक, अब देखो जो पासवर्ड पॉलिसी है, देखो ये सारे कुछ चेक हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पासवर्ड पॉलिसी जो भी होती है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की जो पॉलिसी है, जैसे कि एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये होती है पासवर्ड पॉलिसी। और अगर आप सिंपल पासवर्ड देना चाहते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं और सिंपल पासवर्ड भी यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट डेटाबेस, अब ये लॉगिन रोल है किस डेटाबेस के लिए, तो ये भी आपको चूज करना है। तो मेरा ग्रंथ 3 डेटाबेस है। ठीक है, मैंने उसको चूज कर लिया है। सर्वर रोल आप यहाँ पे सब कुछ है उसको टिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमें लॉगिन रोल को ये सारे रोल्स एक्सेस के लिए देने हैं। ठीक है, यहाँ पे भी यूजर मैपिंग डेटाबेस से करना है, तो ग्रंथ 3 आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको ये जो नीचे दिए हुए हैं सब कुछ, ये लॉगिन से आप सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ चेक करने के बाद में ओके पे क्लिक करना है बस। तो ये आप देख सकते हैं कि लॉगिन जो ग्रंथ 3 है वो बन के सामने आ गया है। अब हमारा काम यहाँ से हो चुका है। ठीक है, ये वाला काम हमारा हो चुका है। ठीक है, अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक, क्लोज करने के बाद अभी हमारा पहला स्टेप हुआ है। ठीक है, तो पहले स्टेप के अंदर हमने किया है क्या, फर्स्ट स्टेप में हमने किया है कि सबसे पहले तो ये सारी फाइल्स हमने डाउनलोड की। डाउनलोड करने के बाद में जो
जो एसक्यूएल सर्वर था वो उसको हमने इंस्टॉल किया है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद में हमने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में उसको सेटअप किया है। ठीक, सेटअप करने के लिए हमें एक डेटाबेस फाइल हमने रिस्टोर की है और एक लॉगिन रोल बनाया है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ये तो हमारा बैकएंड सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रंट एंड जो हमें एक्चुअली में यूज करना होता है, ठीक है, वो हमको इंस्टॉल करना है। ठीक, तो उसके लिए ये जो EG3 लैन क्लाइंट प्रोग्राम है ये हमें इंस्टॉल करना है। तो इस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। ठीक है, ओपन करने के बाद में यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है, सेटअप पे आप डबल क्लिक कर दीजिए या राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए और इसको हमें इंस्टॉल करना है। ठीक, तो देखो इंस्टॉलिंग क्रिस्टल रिपोर्ट फॉर .NET फ्रेमवर्क 2.2। आप क्रिस्टल रिपोर्ट को खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं सेटअप फाइल है लेन क्लाइंट प्रोग्राम की, वो खुद ही इंस्टॉल कर दे। ठीक, तो चलो अब ये जो विंडो खोली है तो इस पर इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और ये ई ग्रंथालय जो हमारा है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। चल, अब देखो जैसे इंस्टॉल होता है तो ये हमें कहता है क्या कि प्लीज सेट द डेटाबेस कनेक्शन इन द नेक्स्ट फॉर्म। अब हमें डेटाबेस का कनेक्शन सेटअप करना है, मतलब फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करना है। तो इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले आप एसक्यूएल सर्वर में सेटअप कंप्लीट कीजिए, फिर इसको इंस्टॉल कीजिए, फिर डेटाबेस को कनेक्ट कीजिए। ठीक, चलो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लीज सेट द डेटाबेस कनेक्शन इन द नेक्स्ट फॉर्म। आपको डेटाबेस में जो आपका डेटाबेस का नाम है वो आपको पुट करना है। तो डेटाबेस का नाम आपको जो भी कुछ आपने मैनेजमेंट स्टूडियो में डेटाबेस का जो नाम दिया हुआ था वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब डेटाबेस का ग्रंथ 3 था हमारे डेटाबेस का नाम। ठीक, तो ग्रंथ 3 है वो भी स्मॉल में है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रंथ 3 स्मॉल में। ठीक है, ग्रंथ 3। यूजर आईडी आपकी वही रहेगी एज ए सुपर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जो आप एसक्यूएल स्टूडियो में लॉगिन करते टाइम यूज करते हैं। ठीक है, यूजर रोल जो कुछ भी आपने बनाया था। ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन के लिए हमें उसको एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करना है। तो एसक्यूएल सर्वर का जो भी आईडी पासवर्ड था, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब एसक्यूएल सर्वर का कौन सा आईडी पासवर्ड, देखो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। एसक्यूएल सर्वर का जब आप इसको ऑन करते हैं एसक्यूएल स्टूडियो को, तो यहाँ पे ये वाला, ठीक है, लॉगिन क्या है हमारा SA, और पासवर्ड जो हमने सर्वर को इंस्टॉल करते टाइम बनाया था वही पासवर्ड आपको यहाँ यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे तो यूजर आईडी में SA नॉट एडमिन। ठीक है, नॉट एडमिन, क्योंकि एडमिन हमें ई ग्रंथालय लॉगिन करेंगे तब चाहिए। पासवर्ड जो भी इसका हमने बनाया। ठीक है, ये एसक्यूएल का सब कुछ है। यहाँ पे ई ग्रंथालय का लॉगिन रोल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब इसको टेस्ट जब आप करोगे तो आप देख सकते हो कनेक्शन सक्सीडेड, इसको ओके करना है। नाउ इसको सेव कर लेना है। ठीक है, कनेक्शन इज सेव्ड, क्लोज करना है। ठीक है, अब दोबारा से आप जाके ई ग्रंथालय को यहाँ से क्लिक करना है और आप देख सकते हो ये लोड हो चुका है। लैंग्वेज अपना सिलेक्ट करना है ई, आपने इंग्लिश किया, एड ए न्यू लाइब्रेरी। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू 12 2023 टू टाइप इंटीजर इज नॉट वैलिड। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है डेट की। ठीक, यहाँ पे डेट का मिस्टेक हो रहा है ये। ठीक है, ये जो डेट है ये मैंने चेंज नहीं की हुई है, तो सबसे पहले आप इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, आपको फिर से कंट्रोल पैनल ही खोलना है। ठीक है, कंट्रोल पैनल। ठीक, यहाँ पे आप क्लॉक एंड रीजन देख सकते हैं, तो इसके जो नीचे दिया हुआ है चेंज डेट टाइम और नंबर फॉर्मेट्स, यहाँ पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद में एडिशनल सेटिंग है, यहाँ पे आप जा सकते हो और यहाँ 4th वाला टैब है डेट, यहाँ पे आप क्लिक करना है और शॉर्ट डेट फॉर्मेट है उसको चेंज कर देना है। क्या, सबसे पहले कैपिटल MM /DD
ये स्मॉल में है, फिर फॉरवर्ड स्लैश वाई वाई, बस इतना सा काम आपको करना है और इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। और इसको ओके, इसको भी ओके, कंट्रोल पैनल नाउ कैन बी क्लोज्ड, ठीक। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा डेट फॉर्मेट है वो पहले मंथ, फिर डे, फिर ईयर में आ चुका है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जाके इसको सेटअप कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगी, ठीक। चलिए देखते हैं इसमें डेटा पुट करने के बाद लाइब्रेरी कोड आपको इंसर्ट करना है। एक मैक्सिमम लेंथ इसकी 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिकल ये हो सकता है, ठीक। मैक्सिमम लेंथ 10 कैरेक्टर, ठीक। तो लाइब्रेरी का कोड जो भी है LMC लाइब्रेरी मीडिया सेंटर, ठीक है। आप का कोड वगैरह है, जो भी आपके स्कूल का कोड है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक है तो अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, न्यूमरल्स भी आ सकते हैं, ठीक। लाइब्रेरी का नाम आप दे दीजिए इसमें, जो भी आपकी लाइब्रेरी का नाम है, ठीक है। लाइब्रेरी, ठीक। लोकेशन दे दीजिए, ठीक, ठीक है। सिटी, ठीक है। पेरेंट बॉडी KBS, आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, मैं भी जस्ट, ठीक है, आपको बताने के लिए इसको सिंपल डेटा मैंने फिल कर दिया है। सेव पे क्लिक करना है, लाइब्रेरी अकाउंट एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसमें, इसको एक्सिट कर देना है यहाँ से। तो लाइब्रेरी हमारी बन चुकी है ये, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। अब हमें एक नया यूजर चाहिए, ठीक है। यूजर, ठीक है, यहाँ पे एक आप यूजर दे सकते हो, एडमिन यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम में भी आप लाइब्रेरियन पुट कर सकते हो, लाइब्रेरियन। पासवर्ड जो कुछ भी आप सेट यहाँ पे करोगे, ठीक है, वही लॉगिन के लिए आपको नीड होगा, ठीक है। तो सेम पासवर्ड रखने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। देखो यहाँ पे लाइब्रेरी कोड नीचे विजिबल हो रहा है LMC2427, ठीक है। तो देखो ये हमारा एडमिन भी बन चुका है। आपको कोई दूसरे अगर बनाना है, कोई और यूज़र बनाना है, तो आप यहाँ से ऐड न्यू पे जाने के बाद उसको यहाँ पे बना सकते हो। लाइक किसी को आपको सर्कुलेशन हैंड ओवर करना है तो सर्कुलेशन का यहाँ पे एक आप सेट कर सकते हो, और यहाँ पे मॉड्यूल परमिशन भी दिया हुआ है, ठीक है, कि वो जो न्यू यूजर है वो किस मॉड्यूल को एक्सेस कर सकता है। जिस भी मॉड्यूल को एक्सेस करना है उसमें Y, जिसको नहीं करना है उसमें आप यहाँ पे N सेट कर सकते हो, ठीक है। और उसको आप परमिशन भी दे सकते हो। लाइक सर्कुलेशन के लिए अगर किसी को बनाना है, अगर आपके पास लैन पे कंप्यूटर अवेलेबल है तो बाकी सारे आप नो कर दो, सर्कुलेशन को यस कर दो, और यहाँ पे इशू, रिटर्न, रिजर्व, सर्च, ये सारे भी आप यस कर सकते हो, ठीक। कैटलॉगिंग का बनाना है तो बाकी सारे नो, कैटलॉगिंग वाला ये यस करना है, ठीक। और उसको सेव कर दो। तो क्योंकि मुझे अभी ये सब नहीं करना, तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सिट करके, अब जो भी पासवर्ड है आप यहाँ पे उसको एंटर करके लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। वेलकम टू ई ग्रंथालय, ठीक। तो ये, ठीक है, ये हमारा सक्सेसफुली ई ग्रंथालय है वो रन कर रहा है, ठीक। अब इसके मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। कितने मॉड्यूल्स हैं? एडमिन, बुक एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल, माइक्रो डॉक्यूमेंट, बजट, सर्च, ठीक। तो सारे मॉड्यूल्स की तो हमें नीड नहीं है, कुछ मॉड्यूल की जरूरत है, तो उन मॉड्यूल्स के थ्रू हम लोग 1 बाय 1 जाएंगे, सीखेंगे क्या क्या है, कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक। तो